So again I am with some more questions related to board corner. So all the questions are of the level of 12th board, and this question is of very simple category. We have to show that inverse of any function का इनवर्स ओरिजिनल फंक्शन होता है, मतलब ये कि किसी फंक्शन का इनवर्स अगर हो उसका इनवर्स पता करें तो वो फंक्शन जो है वो खुद ओरिजिनल फंक्शन होगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि हम लोगों ने समझा ये है कि सबसे पहले तो ये समझें कि डज दिस वन एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, डज एग्जिस्ट, पहले तो ये हम लोगों को चेक करना चाहिए। तो ये चेक कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। हम लोगों ने पढ़ा है कि इफ एनी फंक्शन इज इनवर्सिबल, एनी फंक्शन इज 1 1 on 2, देन इट्स इनवर्स इज आल्सो 1 1 on 2। तो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि इफ एनी फंक्शन इज इनवर्सिबल तो उसका इनवर्स भी इनवर्सिबल होता है। वी नो दैट if is 1 1 onto function, then if inverse is also 1 1 onto function, 1 1 onto function, that means we want to say that इसका भी इनवर्स पॉसिबल है। देखिए कोई भी फंक्शन अगर 1 1 on 2 होता है तो इसका मतलब उसका इनवर्स होगा, वो फंक्शन इनवर्सिबल है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये दिखा देना चाहिए कि ऐसा कुछ मिलेगा। कब मिलेगा? जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए अब हम लोग इसको दिखाएं कि एफ इनवर्स का इनवर्स एफ होगा। तो हम लोग पढ़े थे, रिकॉल करो कि अगर मान लो कोई फंक्शन एफ है और इसका इनवर्स जो है वो अगर जी नाम का फंक्शन है, तो हम लोगों ने डिफाइन किया था कि जी और एफ इज इक्वल टू आई ए, जहां पर ए एफ का डोमेन है, एंड एफ ओ जी इज इक्वल टू आई बी, जहां पर जी का डोमेन बी है। कहने का मतलब कि ए से बी एफ है और बी से ए जी है। तो यही अप्रोच यहां अगर हम लोग यूज करें तो ये जी के बदले में है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि therefore हम लोग लिखेंगे कि since if inverse is inverse of f, therefore हम लोग गॉफ जो लिख रहे हैं g के बदले में ये है और f के बदले में वो है। इसका मतलब f इनवर्स ओ f, ये हो गया गॉफ, इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी फंक्शन किस पर, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि चलिए f जो है अपने पास a टू b है, मान लो a टू b है। तो अगर हम लोग इसको लिखें कि a टू b है, मान लो लेट हम लोग सपोज ही कर लें कि लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो इसका मतलब f का जो डोमेन होगा वही इसका डोमेन होगा। सो आई ए अकॉर्डिंग टू दिस वन, एंड सिमिलरली फॉर एफ ओ जी, जी के मतलब में बदले में f इनवर्स, तो f इनवर्स ये इक्वल होगा आई बी इसके, तो आई बी ये तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन है, बस इसके इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा बदल दो। फॉर द टाइम बीइंग इस एफ इनवर्स को अपने मन में जी अगर हम पढ़ते हैं तो ये गॉफ लिखा हुआ है और ये फॉग लिखा हुआ है, और यहां जब हम लोग कंक्लूड करते हैं इसके बाद तो हमारे पास दो चॉइस होता है, या तो हम लोग लिखते हैं जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, या लिखते हैं कि एफ इज इनवर्स ऑफ जी। बस यहां पर हम लोग इसी बात को यूज करना चाह रहे हैं, तो या तो इसका इनवर्स ये है या इसका इनवर्स ये है, या हम लोग लिखना चाह रहे हैं कि इसका इनवर्स ये है, इसका मतलब इसका इनवर्स एफ होगा। सो इट इज नाउ प्रूव्ड। एक्चुअली दिस क्वेश्चन हैज नो एनी स्पेशल सेंस बिहाइंड इट कि कुछ बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल argumentative type question in which first of all we have to show that if is bijective, so obviously f inverse exists, so if f is bijective then inverse का inverse भी exist करेगा। ये एक पहला argumentative नेचर का ये क्वेश्चन है, इसमें पहला आर्गुमेंट ये हुआ। और दूसरा तो कुछ नहीं, आपसे रिकॉल करवा रहा है कि आप इस बात को समझो
कि इसमें g का इनवर्स f और f का इनवर्स g दोनों होता है। कंडीशंस हम लोग दोनों लिख सकते हैं बस। तो दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एक्चुअली इट्स अ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, बट दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन 12th बोर्ड एज ए क्वेश्चन। सो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इट्स क्वेश्चन इज लिटिल बिट लेंथी बिकॉज 2 क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन 1। पहले तो हमको ये दिखाना है कि इसमें गॉस भी इनवर्सिबल है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये 1 1 ऑन 2 है। दूसरा पार्ट ये हुआ कि हम लोग ये प्रूव करें जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स। रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स, देखो इसमें g पहले है तो इसके रिजल्ट में पहले f है, तो ये दो पार्ट है इसलिए लिटिल बिट लेंथी है। चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं इसको, गॉस को हम लोग 1 1 ऑन 2 प्रूव करें, इनवर्सिबल प्रूव करें। सो फॉर 1 1 अगर हम लोग 1 1 प्रूव करना चाहते हैं तो पहले क्या करते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू इसके डोमेन में, मतलब बिलोंग्स टू ए, एंड हम लोग सपोज करते हैं कि x1 का इमेज और x2 का इमेज सेम है। अब x1 का इमेज कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, ये हो गया गॉफ x1 और ये हो गया गॉफ x2। अब थोड़ा यहां नजर डालो, इसको हम लोग लिखा करते हैं g ऑफ fx1 और इसको लिखते हैं g ऑफ fx2। अब देखो बेटा, इसको अगर मैं लिखता हूं fx1 इज इक्वल टू fx2 तो बॉदर नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है। ये क्यों हुआ, बहुत सिंपल सा आर्गुमेंट है। सिंस देखो g, इसके अंदर वाले को अगर तुम y1 पढ़ के देखो, फॉर द टाइम बिंग इसको y1 पढ़ के देखो तो g y1 हो गया, इसको y2 पढ़ के देखो तो ये हो गया g y2। अब आप नजर डालो, अगर g 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, इनवर्सिबल लिखा हुआ है, इनवर्सिबल मतलब 1 1 ऑन 2, अगर ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन है तो इसका मतलब 1 1 फंक्शन भी होगा, और 1 1 फंक्शन होगा तो अगर y1 का इमेज और y2 का इमेज इक्वल है तो इसका मतलब y1 इक्वल टू y2 होगा। यही यहां लिखा गया है, इसके बदले में y1 के बदले में fx1 और y2 के बदले में fx2। तो सिंस g इज 1 1, ओके। सिमिलर आर्गुमेंट हम लोग फिर से रखें, x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि इस बार हम लोग कह सकते हैं कि f इनवर्सिबल है, इसका मतलब 1 1 है। अगर 1 1 है तो x1 का इमेज और x2 का इमेज अगर इक्वल है तो x1 x2 भी इक्वल होगा। सो f इज 1 1 ऐसा। चलिए हम लोग इसके बाद कह सकते हैं कि therefore गॉफ इज 1 1, तो गॉफ तो 1 1 हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको दिखाएं कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो फॉर ऑन टू अगर हम लोग पता करें तो ऑन टू के लिए करते क्या है, ऑन टू के लिए हम लोग को डोमेन से एक मेंबर सपोज करते हैं। तो लेट अगर हम लोग इसको लिखें लेट z बिलोंग्स टू c, मान लीजिए इस सेट का एक मेंबर हम लोगों ने c सोचा। अब आप एक बात बताओ कि अगर फंक्शन ऐसा है a टू b f और b टू c g, मान लो इसका एक एलिमेंट x, इसके एलिमेंट y और इसके एलिमेंट z से एसोसिएटेड है। तुम एक बात बताओ, अगर g इनवर्सिबल फंक्शन है मतलब 1 1 ऑन 2 है, अगर g 1 1 ऑन 2 है तो इसका मतलब ये तो 1 1 ऑन 2 को अगर पढ़ो तो ये ऑन 2 भी है। तो g अगर ऑन 2 है तो इसका मतलब z का कोई ना कोई इमेज g देता हो, सॉरी z किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा g से। कहने का मतलब कि इस सेट में कोई तो ऐसा एक एलिमेंट होगा जिसका ये इमेज है, क्योंकि g ऑन 2 है। g 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, इनवर्सिबल है, इसका मतलब g के लिए कोई ना कोई एलिमेंट यहां होगा जिसका इमेज z होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस g इज ऑन 2, therefore any y must belong to this set B such that gy is equal to z, मतलब कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट तो होना ही चाहिए B में जिसके लिए G से y का इमेज z है। ऐसे ही आर्गुमेंट अगर हम लोग दें, इसी तरह का अगर आर्गुमेंट दें तो y अगर B का एलिमेंट है और f
1 ऑन टू फंक्शन है, मतलब एफ ऑन टू फंक्शन है। अगेन एफ इज ऑन टू फंक्शन, एफ इज ऑन टू फंक्शन मतलब एक्स कोई ना कोई पहले सेट में एलिमेंट जरूर होगा जिससे एफ का इमेज वाई होगा, मतलब वाई के लिए कोई ना कोई पेयर तो होना ही चाहिए में, तभी तो हम ऑन टू कर सकते हैं। तो एफ इज ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट any x belongs to A such that fx is equal to y। क्लियर? तो कोई ना कोई, अगर हम z सपोज करें इसमें, तो कोई ना कोई y होगा b में जिसके लिए g y z होगा, और अगर y नाम का कोई एलिमेंट b में है तो एक a में जरूर कोई एलिमेंट होगा जिससे x का इमेज f से y हो, बिकॉज f एंड g बोथ आर ऑन टू फंक्शंस। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग देखें तो यहीं पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर ऑल z वी हैव x इन a। हम लोग हर z जो कि c में है उसके लिए एक x नाम का एलिमेंट a में रखते हैं, यही हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। बट बिफोर राइटिंग दैट वन वी वांट टू चेक इट। तो नाउ गॉफ x हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या इस x का गॉफ से z इमेज है कि नहीं, ये चेक कर रहे हैं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं g ऑफ fx। अब देखो बेटा, इस fx को हम लोग अभी हम लोगों ने कहा है कि fx इज इक्वल टू y है, तो इसको हम लोग y लिख लें। फिर अगर gy देखो तो gy को अभी हम लोगों ने लिखा है कि z है, तो इसका मतलब z है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि x इनपुट का आउटपुट z है। कहने का मतलब हर z के लिए x है, हर z के लिए x है, मतलब इससे z लिया था हमने, तो इसके किसी भी एलिमेंट को लेंगे तो उसके लिए एक एलिमेंट a में मिलेगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर गॉफ इज ऑन टू। अब गॉफ ऑन टू है तो इसका मतलब गॉफ इज इनवर्सिबल। क्लियर? अगर कोई फंक्शन 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो इसका मतलब होता है कि वो फंक्शन इनवर्सिबल है। तो इसका मतलब गॉफ इज इनवर्सिबल, दैट इज गॉफ एफ का इनवर्स एग्जिस्ट। अब ये पार्ट तो हो गया अपने पास, यहां तक का काम, also inversible, and now we have to show that gauge inverse is equal to f inverse o g inverse। first have the space। देखो बेटा, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उस पार्ट पर थोड़ा सा फोकस करो कि क्या हम लोगों को शो करना है। तो आप देखो, एक फंक्शन लिखा हुआ है गॉफ, हम लोगों को दिखाना है कि इसका इनवर्स ये वाला फंक्शन है। इज इट क्लियर? मतलब इस फंक्शन का इनवर्स ये है। तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए g पढ़ो, इसको थोड़ी देर के लिए f पढ़ो, तो हम अगर ये दिखा दें कि गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन है और फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन है, तो हम लोग कहेंगे कि इसका इनवर्स ये है। इज इट? तो इसका इनवर्स अगर ये दिखाना है तो इसका और इसका कंपोजिट फंक्शन, फिर इसका और इसका कंपोजिट फंक्शन निकाल के देखें कि आइडेंटिटी फंक्शन आता है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को लें, गॉफ ले लें, ये वाला हुआ पहला फंक्शन। इसके बाद ओ कंपोजिट फंक्शन कर रहे हैं, दूसरा वाला फंक्शन एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। अब इन दोनों का हम लोग कंपोजिट फंक्शन निकाल करके देखें कि क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है कि नहीं। तो थोड़ा सा इसमें रिकॉल करो कि फॉग और गॉफ ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। इक्वल नहीं होने का मतलब ये कि ये दोनों सर्टेनली एक दूसरे के इक्वल हो, ऐसा नहीं है। तो हम कहते हैं कि कंपोजिट फंक्शंस आर नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब जैसे a प्लस बी, बी प्लस ए, ऐसा नहीं होता है। गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग ऑल द टाइम्स। कभी इक्वल हो गया तो हो गया, लेकिन हम कहेंगे कि ये इक्वल नहीं होता है। चलिए, लेकिन ये जो होता है, अगर मान लीजिए कि हम लोग कहें कि कम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होता है कहने का मतलब कि अगर एच ओ जी ओ एफ ये तीन फंक्शंस हो गए, तीन फंक्शंस का कंपोजिशन हो गया। तीन फंक्शन का कंपोजिशन कैसा होगा? जैसे देखिए, मान लीजिए ये एफ हुआ ए से बी में, फिर बी से सी में जी हुआ, और फिर सी से मान लीजिए कि डी में एक फंक्शन हो गया एच। तो अगर एक्स वाई
z और ये m। अगर हम लोग कहें तो डायरेक्ट अगर एक से हम लोग m को अटैच कर दें और एक फंक्शन पढ़ें तो ये हो गया h, पहले h मतलब ये नियर मोस्ट फंक्शन होगा f, तो h o g o f ये वाला फंक्शन होगा जिससे कि x का इमेज m होगा। ये जो फंक्शन होता है ये इसके इक्वल होता है, ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव करने का मतलब कि एच ओ जी ओ एफ अगर लिखें तो ये एच ओ जी ओ एफ के इक्वल होता है। मीन्स कि दो अगर फंक्शन हम लोग ले लें और उसका कंपोजिशन कर लें और उसके साथ तीसरे को ट्रीट करें तो उसको आगे पीछे लिख सकते हैं। सो एक्चुअली दीज टू आर इक्वल। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम लोग यहां यूज करेंगे और इस बात को हम लोग शो करेंगे जो दिखाना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको एसोसिएटिव बिहेवियर को लिखें तो जी ओ, इस एफ को इससे साथ लिख लें, एफ ओ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। देखिए अभी हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का उसके आइडेंटिटी उसके इनवर्स फंक्शन के साथ कंपोजिशन करते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन कौन होगा, जो एफ इनवर्स का होगा। तो एफ का डोमेन ए है, एफ इनवर्स का डोमेन बी होगा, सो इट विल बी इक्वल टू बी ओ जी इनवर्स। अब आप देखो जी जो फंक्शन है वो बी से सी में है और आई भी बी में है, दोनों का डोमेन सेम है। अगर हम लोग जी और बी का अगर हम लोग करते हैं कंपोजिशन तो इसमें ठीक उसी तरह से इसको जैसे आइडेंटिटी हर जगह पर आइडेंटिटी होता है, जैसे मान लो कि 0 को ऐड कर दो, 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन में तो फर्क नहीं आता। 1 मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 5 को 1 से इंटू करो तो फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही यहाँ पर अपने पास फंक्शन में ये आइडेंटिटी फंक्शन है, इन दोनों का कंपोजिशन होगा जी, तो जी ओ जी इनवर्स। अब देखिए जी ओ जी इनवर्स में फिर से जी और जी का इनवर्स करेंगे तो एक आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा और आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन कौन होगा, तो इसका वाला डोमेन होगा। तो जी का डोमेन बी है और जी इनवर्स का डोमेन सी है, सो इट विल बी इक्वल टू आई सी। चलो एक पार्ट तो हम लोगों ने देख लिया कि इन दोनों के कंपोजिट फंक्शन से आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है। चलो अब उल्टा करके देखें। अगेन अगर इसको उल्टा कर दें, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स और ओ जी ओ एफ, अगर हम लोग ऐसा लिखें, फिर से वही एसोसिएटिव बिहेवियर को देखें, इस दोनों को एक साथ रखें तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ जी ओ एफ। अब आप देखो ये फिर से एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा जिसमें डोमेन होगा जी का डोमेन और जी का डोमेन मतलब बी, तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा बी में ओ एफ। अब आप देखो एफ इनवर्स का डोमेन बी और आई बी का भी डोमेन बी, इसका मतलब इन दोनों के साथ हम लोग लिखेंगे तो ये केवल एफ इनवर्स होगा, इसलिए कि आइडेंटिटी फंक्शन के एसोसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अब आप देखो एफ इनवर्स ओ एफ, हमको मालूम है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा, लेकिन इस आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन वही होगा जो एफ का डोमेन है और एफ का डोमेन ए है, तो ये ए हुआ। हमको इससे मतलब नहीं कि इसका डोमेन कौन है, सिंपली हमने देखा कि इस कंपोजिट फंक्शन का आंसर एक आइडेंटिटी फंक्शन है। इसी तरह से उसके उल्टे वाले को, इसको अगर गॉफ पढ़ो तो ये फॉग हुआ, तो इसका भी कंपोजिशन एक आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका मतलब यह हुआ कि ये इसका इनवर्स है या बोले इसका इनवर्स ये है, तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, लेकिन हम लोगों को प्रूव करना था कि इसका इनवर्स ये है, तो मतलब इस फंक्शन का इनवर्स ये होगा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। इज इट क्लियर? चलिए एक बात मैं आपसे हमेशा कहा करता हूं कि जब भी इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस हो तो चेक जरूर करना चाहिए कि डोमेन दोनों का सेम है कि नहीं। चलिए एक बार ऐसे ही चेक करते हैं, आंसर आप बोर्ड में यही लिखिएगा। बोर्ड में अब आप चेक करके मत दिखाइएगा डोमेन को, लेकिन आपके लिए मैं बोल रहा हूं। चलिए इस पर नजर डालिए, गॉफ का डोमेन कौन होगा, गॉफ का डोमेन वही होगा जो एफ का डोमेन है, मतलब ए। अब उसके इनवर्स फंक्शन का अगर डोमेन कीजिएगा तो बी होगा, क्योंकि इधर से इनवर्स होगा, तो इसका डोमेन निकला बी। अब यहां इस पर नजर डालिए, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका डोमेन वही होगा जो जी इनवर्स का होगा। जी इनवर्स का डोमेन क्या होगा, जी के डोमेन का उल्टा होगा, तो जी का डोमेन बी था तो जी इनवर्स का सी होगा। इज इट क्लियर? तो आप देख रहे हो कि इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है,
जी इनवर्स का डोमेन, ये गॉफ का डोमेन, और नहीं मैं गलत बोल गया यार, गॉफ का डोमेन, गॉफ जब हम लोग कर रहे हैं तो गॉफ का मतलब ए टू सी, यहां ध्यान देने का है। तो गॉफ इनवर्स, तो गॉफ इनवर्स का डोमेन इधर से सी होगा, सो इसका डोमेन सी होगा, न कि बी होगा। एक्चुअली ये कंपोजिट फंक्शन है, ये फंक्शन जी और एफ इंडिविजुअल नहीं था, सो आई डिड द मिस्टेक हियर। एक्चुअली गॉफ का डोमेन ए और को डोमेन सी है, तो गॉफ इनवर्स का जो डोमेन होगा वो सी होगा। और यहां हम लोगों ने देखा कि इसका डोमेन जी के इनवर्स का डोमेन होगा, और जी का डोमेन बी है, उसके इनवर्स का डोमेन सी होगा, तो इसका भी डोमेन सी, इसका भी डोमेन सी। दैट वाज नॉट टू बी रिटन हियर, आपको इसको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये केवल आपके अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए मैंने कहा। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन a function is given from n to n, ये फंक्शन दिया हुआ है जिसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है, और को डोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है। एफ को डिफाइन किया गया है ऐसे। अब हम लोगों को शो करना है कि एफ एन टू एस, इसमें देखो एन था, यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया गया, मतलब रूल सेम है, रूल सेम है, को डोमेन बदल गया, को डोमेन पहले एन था, अब को डोमेन एस हो गया। इसका मतलब पहले जो इमेज मिलता था वही अब भी इमेज मिलेगा। जैसे एफ एक रूल है, रूल वही रह गया, डोमेन भी सेम रह गया, मतलब इनपुट भी सेम रह गया, लेकिन को डोमेन जो है उसको हम लोगों ने बदल दिया। कहने का मतलब कि अब जो को डोमेन का जो कलेक्शन था उसमें अब हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स नहीं रखा, बल्कि केवल उनका सेट रखा जो इमेजेस है, मतलब रेंज है ये। अब हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि एफ इज इनवर्सिबल, पहले आप ये दिखाओ कि एफ इनवर्सिबल है, फिर उसके बाद इनवर्स पता करो, फिर इसका वैल्यू पता करो। चलो इसका वैल्यू तो इनवर्स में आ जाएगा, और इनवर्स फाइंड करने के पहले हम लोगों को इनवर्सिबल फाइंड करना होगा। इनवर्सिबल कोई भी फंक्शन तब होता है जब वो 1 1 ऑन टू हो, बाइजेक्टिव हो। तो इसका मतलब कि प्रायोरिटी है अपने पास कि सबसे पहले हम लोग ये शो करें, ये जो फंक्शन गिवन जो फंक्शन है, ये फंक्शन एफ, ये 1 1 ऑन टू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 1 1 के लिए चलें, तो 1 1 फंक्शन अगर इसको दिखाना हो तो स्टेप 1 हम लोग करते हैं कि लेट कोई दो एलिमेंट लेते हैं, कहां से, इसके डोमेन से। तो इसका डोमेन कौन हो गया, नेचुरल नंबर का सेट। सो x1 x2 बिलोंग्स टू n, एंड हम लोग सपोज करते हैं कि इनके इमेजेस भी इक्वल है, मतलब x1 का इमेज और x2 का इमेज इक्वल है। अब fx1 का वैल्यू हम लोग कहां से फाइंड करेंगे, तो इसमें x के बदले में x1 पुट करेंगे, तो ये x1 स्क्वायर, ये x1 होगा ऐसा। तो इट विल बी इक्वल टू 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू x2, fx2 में वही काम करेंगे, तो 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। अब ये देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिल कर दिया, इसको इस तरफ ले आए, तो 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें अगर हम लोग 9 कॉमन ले लें तो इट विल बी इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस x2। अब देखो बेटा, इसमें दोनों में x1 x2 कॉमन है, इसलिए कि हमको मालूम है कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2। तो इसका मतलब कि अगर हम कॉमन लेना चाहें तो ये 9 और 6 में 3 होगा, और x1 माइनस x2 दोनों में कॉमन होगा। इसके बाद इसमें बचेगा 3 3 जा 9 3, और इसका बच जाएगा x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2, और इसमें केवल बचा 2। अब आप नजर डालो, x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो दो नेचुरल नंबर्स कभी जीरो नहीं हो सकता उनका सम, तो ये पूरा का पूरा जो है पार्ट जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ x1 माइनस x2 ही जीरो होगा, दैट मींस x1 इज इक्वल टू x2। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि x1 इज इक्वल टू x2 है, तो यहां से हम लोग कंक्लूड करेंगे देयरफॉर f इज 1 1। अब f 1 1 तो हो गया अपने पास। अब हम लोगों को ये दिखाना है कि ये f नाम का जो फंक्शन है ये ऑन टू भी है। इसके लिए क्या करते हैं, तो अगर हम लोग ऑन टू के लिए चेक करें, तो पहला स्टेप क्या, fx इज इक्वल टू वाई सपोज करते हैं, तो लेट fx इज इक्वल टू वाई। अब जहां जहां पर भी fx लिखा हो वहां y लिखेंगे, तो यहाँ fx है, तो इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। देखो इसके बाद हम लोगों को x का वैल्यू y के टर्म्स में लिखना है, तो चलो इसको हम लोग इस तरफ कर ले, इज इक्वल टू 0।
देखिए इसके बाद अपने पास दो चॉइस बनता है, या तो हम लोग इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से परफेक्ट स्क्वायर बना लें, या दूसरा चॉइस अपने पास बचता है कि हम लोग इसमें सीधे सीधे x का वैल्यू फाइंड करें, इसको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन माने। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इस तरह का एक्सप्रेशन है, ax² प्लस bx प्लस c का एक्सप्रेशन है, जिसमें a के बदले में 9 है, b के बदले में 6 है और c के बदले में ये पूरा -5 माइनस y है। तो चलिए अब हम लोग x का वैल्यू फाइंड करें, तो ये होता है -b, तो -6 प्लस माइनस √b², तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, तो 4 टाइम्स 9 36 इंटू c मीन्स -5 माइनस y, ये अपने पास आया, डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2 इंटू 9 इज इट। अब आप देखो इसमें -6, इसमें देखो दोनों में 36 कॉमन है, रूट के बाहर ले आओगे तो 6 हो जाएगा, प्लस -6 अंदर में इसके लिए बचा 1 और ये माइनस रहा, जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 प्लस y, सो इन द डिनोमिनेटर वी हैव 18। अब थोड़ा इसमें और आगे देखो, तो यहां से हम लोगों को x का जो वैल्यू मिला -6 दोनों में कॉमन लेकर के डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दें, इट विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 प्लस 1 6 प्लस y डिवाइडेड बाई 6, कैंसिलेशन के बाद 3। अब यहां पर देखो कि सिंस x इज अ मेंबर ऑफ डोमेन, देखो f x है, x कहां से आया होगा, नेचुरल नंबर से, सो x इज अ नेचुरल नंबर, सो इट कांट बी नेगेटिव। तो सिंस x इज नॉट नेगेटिव, नॉट इक्वल टू 0, नॉट लेस देन 0, मतलब निगेटिव नहीं है। अगर ये निगेटिव नहीं है तो x का जो वैल्यू है, इस दो में से सिर्फ एक वैल्यू ले सकते हैं, -1 प्लस √6 प्लस y डिवाइडेड बाई 3, इसलिए कि अगर माइनस ले लेंगे तो ये भी माइनस, इधर वाला भी माइनस, दोनों मिलकर के माइनस, तो न्यूमरेटर निगेटिव हो जाएगा, पूरा रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद जो थर्ड स्टेप हुआ करता था ऑन टू वाले ग्रुप में, तो ऑन टू वाले ग्रुप में हम लोग इसके आगे हम लोग चेक करते थे कि ये होगा कैसे। तो इसके आगे जो चेकिंग हम लोग करते थे, तो चेकिंग करने में यहां पर इनपुट डाल करके f का हम लोग चेक करते थे। लेकिन देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले एक बात दिमाग में बैठा लो कि क्वेश्चन में अगर पहले से ये बात लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ही होता है कि ये फंक्शन ऑन टू है। इसलिए ऑन टू है क्योंकि हम लोगों ने डोमेन की का जो एसोसिएशन को डोमेन से किया था, उसमें से इन को हटा करके एस लिख दिया। एस कहने का मतलब रेंज, रेंज कहने का मतलब सभी इमेजेस का सेट। तो अब ये पहले ही से इमेजेस का सेट है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। इसका मतलब ये पार्ट अंडरस्टूड है। इसी बात को मैं समझाना चाहता था राइटिंग के थ्रू, इसलिए मैंने ऐसा प्रोसीड किया। लेकिन अब हम लोग इस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लें। जैसे मैंने एक सब हेडिंग बनाया था ऑन टू, ये आप छोड़ो, ये मत लिखो, प्रोसीजर वैसे ही लाओ, यहां तक प्रोसीजर वैसे ही लाओ जैसे आप ऑन टू के लिए करते थे। मैंने ऑन टू सिर्फ इसलिए लिखा था शुरू में कि मुझको आगे यहां आकर के आपको रोक करके समझाना था। इज इट क्लियर? तो काम मैं वही कर रहा हूं जो ऑन टू के लिए करते थे, लेकिन इसमें पहले जो हम वेरिफिकेशन करते थे, अब वो वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? अब सीधे सीधे यहां पर लिखेंगे कि सिंस f into s इज ऑन टू फंक्शन, सीधे बिना किसी वेरिफिकेशन के। वेरिफिकेशन पहले करते थे इस स्टेप के बाद, लेकिन अब हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस कि जो सेकंड सेट है वो रेंज है। जैसे ही वो सेकंड सेट रेंज है, को डोमेन के बदले में रेंज हमने रख दिया। इसका मतलब रेंज का मतलब ये होता है कि उसमें उन्हीं एलिमेंट्स को रखा जो किसी न किसी का इमेज है। इसका मतलब ऑन टू तो हो गया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ हो तो हम इसका वेरिफिकेशन नहीं करेंगे कि ये ऑन टू है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि इट इज ऑन टू फंक्शन। लेकिन इतना हम लोगों ने इसलिए लिखा कि मुझको इनवर्स पता करना था और इनवर्स के लिए इतना लिखना था। अब अपने पास दो चॉइस था, या तो इसको पहले यहां पर लिख लिया जाता और तब इसको आगे प्रोसीड करते, या मैं चाहता हूं कि आप इसी ढंग से प्रोसीड कीजिए जिससे आपकी राइटिंग एक तरह की हो। आपको अगर ऑन टू प्रूव करना हो तब भी ऐसे ही प्रोसीड करो, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले तब भी ऐसे ही प्रोसीड करो, तो आपकी राइटिंग शुरू में अच्छी हो जाएगी। फिर जब आप समझ जाते हो तो आप
आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस पार्ट को कहां लिखते हो। ओके, सो आई प्रेफर फॉर द बिगनर्स दिस काइंड ऑफ राइटिंग। ओके, तो ये तो हो गया, इसका मतलब देयरफॉर एफ इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये ऑन टू हो ही गया, 1 1 हम लोगों ने पहले से कही दिया, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब ये इनवर्सिबल है, इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट। अब अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप बताओ कि अगर एफ से एक्स का इमेज वाई है तो इनवर्स से वाई का इमेज एक्स होगा। इसका मतलब एफ इनवर्स में अगर वाई इनपुट कर दें तो अपना रिजल्ट एक्स होगा। अब इस एक्स को हम लोगों ने यहां फाइंड कर रखा है, सो यू पुट दिस वन 6 प्लस वाई एंड दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो चलो दो पार्ट तो क्लियर हो गया कि इनवर्सिबल फंक्शन है, उसका इनवर्स इतना है। अब फाइनली हम लोगों को इसमें यह दिखाना था कि इसका इनवर्स ऑफ 43 कितना होगा। तो नाउ इनवर्स ऑफ 43 कुछ नहीं, बस x सॉरी इस y के बदले में 43 पुट कर देंगे। सो -1 प्लस 6 प्लस 43 डिवाइडेड बाई 3। देखो बेटा ये हो गया 6, ये 49 हो गया, तो ये हो गया -1 और ये हो गया 49 का 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3। ये देखो मिलकर के 6 by 3 दैट मीन्स 2। सो आंसर ऑफ एफ इनवर्स 43 is equal to 2 and that was the requirement. Okay, this is the last question of this video. Actually in this question we are to find, देखो एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका डोमेन है रियल नंबर और को डोमेन है -1 से 1। -1 से 1 का मतलब हो गया कि -1 से 1 का मतलब हो गया इसके बीच का नंबर। इज इट क्लियर? तो को डोमेन है -1 से 1 एक्सक्लूडिंग -1 एंड 1, एक्सक्लूडिंग -1 एंड 1। देखो ये ओपन इंटरवल है और फंक्शन को डिफाइन किया गया है ऐसा, तो हमको दिखाना है कि ये इनवर्सिबल फंक्शन है और एफ इनवर्स पता करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 1 के लिए चेकिंग करते हैं। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं दो एलिमेंट के सपोजिशन से। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू दिस डोमेन, बिलोंग्स टू R। फिर क्या सपोज करते हैं हम लोग कि x1 का इमेज x2 के इमेज के इक्वल है। फिर हम लोग fx1 का वैल्यू लिखेंगे, तो fx1 का वैल्यू यहां से लिखेंगे, x को x1 लिखेंगे तो सब में x1 हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू 10 to the power x1 minus 10 to the power minus x1 divided by 10 to the power x1 प्लस 10 to the power minus x1। और राइट हैंड साइड में फिर से fx2 करेंगे तो x के बदले में x2 तो 10 to the power x2 minus 10 to the power minus x2 divided by 10 to the power x2 प्लस 10 to the power minus x2। अब इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करें, क्रॉसवर्ड मल्टीप्लाई करें। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, तो हो गया x1 प्लस x2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, बेस अगर सेम है तो पावर का यहां पर हम लोग देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन होगा तो एडिशन हो जाएगा, तो -x1 प्लस x2 प्लस फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बेस सेम है तो 10x1 माइनस x2। इसी तरह से फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, बेस सेम है तो -x1 माइनस x2। इसी तरह से जो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नए टर्म्स मिलेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो 10x1 प्लस x2 -10, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 माइनस x2, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10x2 माइनस x1, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 माइनस x2 माइनस x1। अब देखो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, दोनों सेम है। फिर देखो ये दोनों भी सेम है, ये भी पावर में x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 सेम है, ये LHS में माइनस में है, ये RHS में माइनस में है, तो उधर जाकर के कैंसिल हो गया। अब अपने पास बचा क्या, ये बचा और ये बचा। ये अगर हम लोग एक तरफ कर ले एक तरह के पावर्स को, तो देखो ये जो है निगेटिव वाले को उस तरफ ले जाते हैं, इस निगेटिव वाले को इधर, तो इस तरफ हो गया क्या, देखो ये दोनों सेम चीज है तो डबल हो जाएगा, तो
इंटू 10 टू द पावर x1 माइनस x2। इसको अगर इधर करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, देखो x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1 सेम हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर x2 माइनस x1। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया। इस दोनों के कैंसिलेशन के बाद यहां अगर नजर डालो तो इसका मतलब क्या है, 10 टू द पावर x1 बाई 10 टू द पावर x2 लिख सकते हैं इसको। देखिए अगर कभी लिखा हुआ मिले हम लोगों को, आप इसी को देखो, अगर आप डिवाइड करते तो बेस सेम है तो क्या होता है, x1 माइनस x2 पावर में होता है, वही तो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी तरह से राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो भी हो जाएगा 10 टू द पावर x2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर x1। अब आप देखो ये सब कुछ इजीली आपको मिल रहा है, इसको इसके तरफ ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2x1, क्यों 10 टू द पावर x1 इंटू 10 टू द पावर x1, मल्टीप्लाई करोगे एडिशन होगा, मतलब 10 टू द पावर 2x1, या आप समझो कि 10 टू द पावर x1 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब दोनों का सेम हुआ। सिमिलरली यहां भी आप लिखो तो 10 टू द पावर 2x2। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, इसका मतलब 2x1 इज इक्वल टू 2x2। अब ये दोनों कैंसिल कर दो, देन वी गॉट x1 इज इक्वल टू x2। सो क्लियरली f इज 1 1। इसका मतलब अब अपने पास जो वर्क रहा वो ये कि अब हम लोग इसको दिखाएं कि ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोगों को ये दिखाना होगा कि इसके कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ले ले तो उसका कोई ना कोई डोमेन में वैल्यू आएगा, मतलब कोई एक y ले लें इसमें से तो एक ऐसा x मिलना चाहिए जो इसमें बिलोंग करता हो, मतलब इसमें से कोई ना कोई ऐसा नंबर y ले, मतलब कोई भी y ले लें तो उसके लिए आंसर एक रियल नंबर होना चाहिए। इज इट क्लियर? हैविंग दिस फंडा हम लोग थोड़ा सा ऑन टू वाले को चेक करें, ऑन टू फंक्शन को चेक करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि हम लोग कहें कि ये फंक्शन ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए अगर हम लोग चेकिंग करें फॉर ऑन टू, तो स्टार्ट हम लोग यहां से करते हैं कि लेट एक एलिमेंट हम लोग इससे लेंगे, तो लेट y बिलोंग्स टू -1 to 1, ओपन इंटरवल है ये, -1 से बड़ा नंबर है, 1 से छोटा नंबर है। सो अगर हम लोग ऐसा कहें, या चलो यहां से करते हैं y बिलोंग्स टू y एंड सिंपली चलो यहां से लिखते हैं जैसा हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं वही चलें, लेट fx इज इक्वल टू y। तो fx इज इक्वल टू y, यहाँ y किसका मेंबर है, इसका मेंबर है, तो ये जो y होगा ये y -1 से 1 के बीच का नंबर होगा। इज दैट क्लियर? अब आप ये सपोज करते हो तो जहां जहां fx दिखाई दे वहां y पुट कर दो, तो यहां पर y पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x माइनस 10 टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर माइनस x। चलिए रीअरेंज कर लेते हैं सो दैट x को y के टर्म्स में जाना जा सके। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y के साथ दोनों मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये हो जाएगा y इंटू 10 टू द पावर x प्लस y इंटू 10 टू द पावर माइनस x, डिनोमिनेटर सॉरी इस तरफ बच गया अपने पास 10 टू द पावर x माइनस 10 टू द पावर माइनस x। देखिए हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना था, y को अलग कर देते हैं हम लोग। x फाइंड करने के लिए पहले तो एक तरह के टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, देखिए ये माइनस एक्स पावर है, इसमें माइनस एक्स पावर है, चलो उसको उधर ले जाते हैं, ये x 10 टू द पावर x है, ये 10 टू द पावर x इधर ले आते हैं, तो इस तरफ हो गया y इंटू 10 टू द पावर माइनस एक्स ये वाला प्लस 10 टू द पावर x ये वाला इज इक्वल टू 10 टू द पावर x ये, फिर इसको इधर ले आएंगे तो माइनस y इंटू 10 टू द पावर x। अब देखिए इसमें 10 टू द पावर माइनस एक्स था, ये 10 टू द पावर माइनस एक्स अगर हम लोग कॉमन ले लें तो वी हैव y प्लस 1 एंड इन द राइट हैंड साइड इफ वी टेक 10 टू द पावर x कॉमन तो 1 माइनस y। अब आप इसमें थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लो, इस 10 टू द पावर x को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, ये हो गया 10 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस x। थोड़ा नजर डालो, 10 टू द पावर माइनस x को ऊपर ले जाओगे या अगर आप डिवाइड करते हो तो ये क्या हो जाएगा 2x है, इसलिए कि आप इसको ऊपर ले जाकर के लिखोगे तो 10 टू द पावर x इंटू 10 टू द पावर x लिखोगे,
तो इसका स्क्वायर करोगे तो पावर के ऊपर में पावर 10 टू द पावर x के ऊपर में 2, तो ये मल्टीप्लीकेशन होकर के 10 टू द पावर 2x होगा। तो अभी अपने पास है ये रिजल्ट 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। अब इसमें से x को सेपरेट करना है। ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग लॉग के थोड़े से कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे। लॉग में हमने पढ़ रखा है कि लॉग में हमने पढ़ रखा है 11 में कि इफ a टू द पावर b इज इक्वल टू c, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग लॉग लिखें इस c का और बेस लिखें इसको इज इक्वल टू b, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से आपको समझाया है कि आप यहां देख रहे हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस है लॉग में भी वही बेस है। बेस थोड़ी देर के लिए समझ लो बेचारी जनता, तो ये बेचारी जनता तो हमेशा ही बेस रहेगी, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो चाहे वो लॉगरिथमिक फॉर्म हो। शासन करने वाले बदल गए, पहले b ऊपर में था वैल्यू c था, अब वैल्यू b हो गया और इसका हम लोगों ने वैल्यू फाइंड किया। पहले इसका वैल्यू फाइंड हुआ था c, अब c का वैल्यू हो गया b, बस इतना ही चेंज आया। बेस तो पहले जैसे था वैसे ही रहेगा। इसको अगर यूज करो तो यहां पर देखो 2x होगा, ये log होगा, बेस वही बेचारा 10 यहां, लेकिन अब इसका वैल्यू ये होगा। इज इट क्लियर? सो 2x इज इक्वल टू log इतना। अब आप इससे इजीली x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस वाई डी बाई 1 माइनस वाई, बेस हो गया 10। इज इट क्लियर? तो x तो सेपरेट हो गया, बट वी शुड चेक इट कि क्या y के सभी वैल्यू के लिए x रियल है या नहीं है। y के सभी वैल्यू के लिए जो गिवन है यहाँ पर उसके लिए x रियल है कि नहीं, थोड़ा सोच के देखो बेटा। y का वैल्यू मिनिमम -1 है और मिनिमम -1 और 1 के भीतर है। तो अगर आप सोचो इसका वैल्यू अगर 1 नहीं हो तो नीचे वाला 0 नहीं होगा। इसी तरह से इसका कोई भी नंबर इसमें अगर पुट करके देखो तो ये वाला जो पार्ट है ये नॉन निगेटिव होगा। जैसे देखो इसके बीच का कोई नंबर, दो तरह के नंबर हो सकते हैं, जैसे ये -1 ले लो ऐसा यहां पर, और ये 1 ले लो, बीच में कहीं पर 0 है। अगर इसके भीतर का कोई नंबर ले लो जैसे -1/2, अगर -1/2 नंबर ले लेते हो तो ये क्या होगा 1 प्लस -1/2 एक पॉजिटिव नंबर होगा, और 1 माइनस 1/2 ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये मिलकर के एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा। इसका मतलब लॉग डिफाइंड होगा, लॉग का आंसर एक रियल नंबर होगा। चलो कुछ और चेक करते हैं। अगर x का वैल्यू 0 रख के देखते हैं, y का वैल्यू 0 रख के देखते हैं, तो ये 0 हो जाएगा तो 1 और नीचे भी 1, तो हमको मालूम है कि 1/1 1 होगा, ये भी एक रियल नंबर देगा। चलिए इसके भीतर में चेक करके देखते हैं। कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 1/2। अगर 1/2 पुट कर दीजिए तो न्यूमरेटर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 1 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव होगा। मतलब हर केस में इसके भीतर के किसी भी नंबर को अगर हम लोग ले लें तो वो लॉग का जो आर्गुमेंट है ये पॉजिटिव होगा। अगर लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसका लॉग का जो वैल्यू होगा वो कोई एक रियल नंबर होगा। अब जब लॉग का वैल्यू रियल नंबर है तो वो रियल नंबर यहां होना चाहिए। ये सेट तो रियल नंबर का है ही, तो हम लोग इसी बात को ऐसे लिखेंगे कि फॉर ऑल y belongs to this interval -1 to 1 we have x belongs to R, therefore f is onto, therefore f inverse exists। इसलिए एग्जिस्ट क्योंकि अभी हम लोगों ने कहा कि ये 1 1 है और अभी हम लोगों ने देखा कि ऑनटू है, सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बेटा तो ये मुझको बताओ कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोगों को फाइंड करना था एफ इनवर्स का वैल्यू। तो एफ इनवर्स का वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, देयरफॉर एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x। क्यों लिखते हैं ऐसा क्यों लिखते हैं? सिंपल सी बात है, अगर हम लोग यहां पर नजर डालें तो x का इमेज y है f से, तो इनवर्स से y का इमेज x होगा, तो इनवर्स से y का इमेज x होगा। अब इस x का वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड किया उसको लिख दें, तो 1/2 log base 10 1 plus y by 1 minus y, and this is the solution of this question. Okay, hopefully you enjoyed the session. आप इसको रिवाइंड करके भी कई बार देख सकते हो।
ओके, पॉज करके भी देख सकते हो, बट माइंड इट, आपको पहले इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए। जहां कहीं भी क्वेश्चन पहले लिखा जाए बोर्ड पर, आप उसको पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक इट, फर्स्ट ऑफ ऑल you solve it, and then by watching the video you can check your answer, and that will be very fruitful for you. Okay, have a nice day. Thank you.